दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट होबू जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगी वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे एसएससी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। यहाँ से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट सही होने के कारण आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने में सक्षम हो पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर ये आ रहे हैं कि 1 वर्ष की वैलिडिटी में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। 100+ एग्जाम्स यानी सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है, किस लेखिका की अंग्रेजी में उनकी कविता कमला दास के नाम से लिखी गई है? तो लेखिका का नाम क्या है जिनकी कविता है वो कमला दास के नाम से लिखी गई है? तो इनका नाम हो जाएगा कमला सूर्य हो जाएगा, या फिर इनका अन्य नाम यदि ऑप्शन में माधवी कुट्टी था तो भी आप करेक्ट कर सकते थे, जो कि मलयालम भाषा का उनका जो पेन नाम है वो माधवी कुट्टी है, या फिर इन्हें कमला सूर्य भी कहा जाता है। इनकी एक रचना है, कविता है कमला दास के नाम से, ये पूछा गया है। अगला सवाल देखिएगा, और इस सवाल में लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस थी, चेंज थी। अगला सवाल देखिएगा, मोबिलिज योर सिटी समझौते पर भारत ने फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ये समझौता किससे संबंधित है? तो मोबिलिज योर सिटी समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है भारत और फ्रांस के मध्य। किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से। तो ये आपके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है, जो कि ये MYC मोबिलिज योर सिटी समझौता हुआ है। इसमें 3 सिटी नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद में रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, उत्सर्जन का जो हो रहा है GHG का, उसके लिए ये जो समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के मध्य, जो आपको पूछा गया है किससे संबंधित था। अगला सवाल दिखेगा यहाँ पर, वाशिंगटन डीसी के कांग्रेस लाइब्रेरी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित प्रथम भारतीय कवि कौन है? तो वाशिंगटन डीसी में जो कांग्रेस लाइब्रेरी है वहाँ पर अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए जो इन्वाइट किया गया था ऐसे प्रथम भारतीय, जिनका नाम है अभय के हैं। इनको 2018 में इन्वाइट किया गया था, अगस्त 2018 में। अभय के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर सरकार द्वारा कितने सार वॉट पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है? देखिए शुरुआत में यहाँ पर थोड़े सवाल मैंने टफ सवाल लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर इजी सवाल भी पूछे गए हैं, मतलब मिक्स सवाल, मॉडरेट लेवल का पेपर था। आधे सवाल इजी थे और आधे सवाल काफ़ी टफ भी थे। तो सरकार द्वारा कितने सार वॉट पर किलोग्राम के मोबाइल हैं वो बनाए जाना वैलिड है, मतलब एक स्पेशल सार वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा मोबाइल नहीं बना सकते कंपनी, वो इलीगल हो जाएगा। तो 1.6 वाट्स पर किलोग्राम है, ये रेडिएशन लेवल के आधार पर डिफाइन किया जाता है। तो 1.6 वाट्स पर किलोग्राम से अधिक सार वैल्यू के मोबाइल नहीं बना सकती कंपनी। सार का मतलब है स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट हो जाएगी। अगला सवाल दिखेगा, चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना में बिम्स्टेक के सदस्य देशों में से कौन से 2 देश सम्मिलित नहीं है? तो ये जो चाइना की योजना है, वन बेल्ट वन रोड योजना है, टोटल 140 देशों में सम्मिलित है, 140 देश। इनमें से आपको पूछा गया है जो बिम्स्टेक के टोटल सदस्य देश है उनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है। जैसे कि आपको पता भारत तो सम्मिलित नहीं है, और कौन सा? तो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश आप देख सकते हो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। एक तो भारत हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है। सेकेंड, यहाँ पर आपको इस टाइप से 2 ऑप्शन पेयर के रूप में दिए गए थे, तो भारत के साथ में यहाँ पर भूटान है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें सम्मिलित है इस योजना में, जो चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना है। इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में कि वन बेल्ट वन रोड योजना है वो किस देश के द्वारा संचालित है? ये चाइना हो जाएगा। और 2013 में ये चाइना के द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जो कि सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने की ये एक परियोजना हो जाएगी। और एज ऑफ नाउ अभी जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग टोटल 140 कंट्री इसमें सम्मिलित हैं। टारगेट है 2049 तक पूर्ण करने का योजना को। अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? तो अटल पेंशन योजना की बात करें,
प्रति माह मिनिमम कितनी पेंशन राशि है। देखिए इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेंशन राशि मिलती है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम मिल सकती है 1,000 रुपये हैं। तो अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन और अधिकतम पूछ रहे तो 5,000 रुपये मासिक पेंशन है, जो कि इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है। इनके मध्य भी मिल सकती है आपका यहाँ पर कितना निवेश हुआ है। योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। उम्र यहाँ पर है 18 से 40 साल के बीच में, और जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पेंशन योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, सवाल में पूछा गया है दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीन बंधु यानी जो गरीबों के मित्र दीन बंधु कह सकते हो उनकी उपाधि दी है। तो दीन बंधु की उपाधि है वो किस अंग्रेज को दी गई है, किन्होंने दी थी, महात्मा गांधी जी, और जो सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र हैं उन्होंने दी थी। तो ये उपाधि CF एंड्रयूज को दी गई है दीन बंधु की उपाधि। देखिए दोस्तों, एक तो आपके ये दीन बंधु हैं और एक है यहाँ पर मैं आपको बता दूं देश बंधु। देश बंधु तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ये दीन बंधु है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। बाकी यहाँ पर पूछा गया अंग्रेज को किनको उपाधि टाइटल ये दिया गया है, CF एंड्रयूज को दिया गया है, जो कि ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और जनरल और डायर को कुकृत्य को जानबूझकर किया गया जघन्य हत्याकांड बताया था इन्होंने। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इजी सवाल, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन है, किसान आंदोलन, इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। एक किसान आंदोलन है जो कि 1928 में कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1928 में गुजरात में नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसी आंदोलन के सफल आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। स्वतंत्र भारत यानी आप पर 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा के आपको पूछा है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट दोनों बता रहे थे, राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन में था और सच्चिदानंद सिन्हा भी था। तो सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपको पूछा था स्वतंत्र भारत, तो ये 1947 के बाद हो जाएगा ना, तो ये तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा ही फिर करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो महज 2 दिन के अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को बन गए थे राजेंद्र प्रसाद, कंटिन्यू थे, तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आपको उपाध्यक्ष पूछ ले, बहुत बार पूछा गया, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में है नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार पूछ ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा है समवर्ती सूची का प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल वाली इमरजेंसी की सिचुएशन में जो राष्ट्रपति हैं उनकी शक्तियाँ जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत बार पूछा जाता है। रशिया से मौलिक कर्तव्य रशिया से, मौलिक अधिकार USA, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला सवाल देखिएगा, SLR की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये हो जाएगा आपके स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात है, जो कि वर्तमान में जो ये RBI के द्वारा तय किया जाता है। ये अनुपात SLR वर्तमान में 18% है। SLR का मतलब ये बैंकों के पास उपलब्ध जमा जितने भी जहाँ पर डिपॉजिट होगा उसका वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड लोन बैंक देते ही जा रहे हैं। जो भी व्यक्तियों का जमा होगा, जैसे कि 1 लाख जमा है तो कम से कम बैंक के पास 18% तो उसका रहना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त वो लोन दे सकता है। तो ये SLR रेशियो रहता है। और दोस्तों एक होता है CRR यानी नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। तो भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो बैरन आइलैंड पर हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है, वहाँ पर ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है वो कौन सी पहाड़ी पर है। तो मीटअप जो पॉइंट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, वो नीलगिरी पहाड़ी पर हो जाएगा। अगला सवाल, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में। इजी सवाल, यूपी में है नरोरा। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, जैतपुरा है महाराष्ट्र में। नरोरा आपको पूछा गया था। कलपक्कम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, कोडनकुलम
तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कार्य पेमेंट बैंक का नहीं है? ऑप्शन पर आधारित है, आप कमेंट करके बताना क्या इसमें विकल्प दिए गए थे। बाकी मैं पेमेंट बैंक की बात करूं तो इनमें प्रमुख विशेषताओं में ये चालू यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही खाते यहाँ पर खोले जा सकते हैं। आपको एटीएम जो डेबिट कार्ड है वो भी मिलेगा। लेकिन जो पेमेंट बैंक है, कौन सी पेमेंट बैंक में, जैसे कि आपके पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं। आपका खाता खुल सकता है यहाँ पर, चालू और बचत दोनों खाते खोल सकते हैं। और पेमेंट बैंक में बहुत बार पूछा है, अधिकतम लिमिट आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेमेंट बैंक है, लोन नहीं दे सकते, ऑप्शन में हो सकता है इससे रिगार्डिंग हो, आपको ध्यान होना चाहिए। जो पेमेंट बैंक है वो लोन नहीं दे सकते हैं। और जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है पेमेंट बैंक, एनआरआई व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का यहाँ पर कोई खाता नहीं हो सकता है। और बाकी यहाँ पर एक और फैक्ट की बात करूँ, पेमेंट बैंक है जो साउदी खाता रहता है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट है और रिक्यूरिंग डिपॉजिट है, ये भी सुविधा नहीं रहती है। अगला सवाल, पौधों के शीर्ष भाग पर कौन सा हार्मोन होता है जो उनकी वृद्धि में सहायक होता है? पौधों की वृद्धि में सहायक है, बिल्कुल शीर्ष भाग पर रहेगा। और नीचे आने पर, जैसे जैसे तने की ओर नीचे आएंगे तो उसकी हार्मोन की सांद्रता कम हो जाएगी, यानी ऊपर है वो शीर्ष भाग पर ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि पत्तियों और फलों के पतन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। 5 प्रमुख पादप हार्मोन में आपके ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और थाइलिन है, इथाइलिन है, ये हो जाएगा आपकी गैसीय हार्मोन। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन का आपको पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इजी सवाल, जिंक जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, रश से बचाने के लिए, इसे यस्दीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसमें से परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल हो जाएगा। जो एटॉमिक नंबर जेड है वो बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के। सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो 47वें मुख्य न्यायाधीश है, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े हैं। इनसे पहले जो 46वें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रंजन गोगोई थे, जो कि अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ये 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक रहे हैं 46वें मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सवाल नंबर 20, दिशा पोर्टल या फिर जो डैशबोर्ड है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? तो दिशा पोर्टल हो जाएगी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। दिशा की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, दिशा पोर्टल। नेक्स्ट में देखिएगा, फॉरबिडन सिटी किस देश में स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी है ये चाइना में, बीजिंग चाइना में है फॉरबिडन सिटी, जिसका नाम है, चाइना में हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी नहीं है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो डुरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है, सीमा रेखा है, जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य एक दर्रा भी है जो कि खैबर दर्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं बात करूँ भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। पोलैंड और जर्मनी के मध्य है ये हिंडेनबर्ग लाइन हो जाएगी, पोलैंड जर्मनी के मध्य। मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के मध्य। जर्मनी और फ्रांस के मध्य है ये मैगेनोइड और सेगेफ्राइड लाइन हो जाएगी। एक देश अपने अलग अलग रेखा का नाम रखा गया है दोनों देश के केस में। एक देश ये मानता है कि जो ये मैगेनोट लाइन है एक सिगफ्राइड लाइन है उनके मध्य। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर यानी 25 जनवरी 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति उसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था वो 2001 से। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है 1905 में। कहाँ से? पुणे महाराष्ट्र से इसकी स्थापना की है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उद्देश्य है नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित
करना। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर सर स्टैमफोर्ड राफेल्स ने किस सिटी या फिर देश की स्थापना की थी? तो सर स्टैमफोर्ड राफेल्स ने सिंगापुर सिटी की देश की जो स्थापना की है वो फाउंडर है सर स्टैमफोर्ड राफेल्स सिंगापुर। नेक्स्ट वन देखिएगा 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी हो जाएगा। उनके बाद 1948-49 में पताबी सीतारामैया, 1946 में उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थी। नेक्स्ट वन देखिएगा 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB। कितनी? 1.44 MB होती है। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंच की, इसकी कैपेसिटी अलग अलग वेरी करती है 800 किलोबाइट से 2.8 मेगाबाइट तक। ये तो थी आपके 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। और सबसे लार्जेस्ट साइज की जो फ्लॉपी डिस्क है वो 8 इंच की होती है। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास का नाम है निर्मला, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम एग्जाम में पूछा हुआ है धनपत राय श्रीवास्तव हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास कौन से? गोदान है, क्रमभूमि है, गबन है, मानसरोवर है, ईदगाह है, ये सभी इनके उपन्यास हैं। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो कौन सी संस्था नहीं है संयुक्त राष्ट्र की? तो ये ऑप्शन थे ILO, WHO, WFP जो फूड वाला है, और रेड क्रॉस। तो इसमें से रेड क्रॉस है, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। बाकी कौन सी मैं आपको बता दूं, ये आप भी देख सकते हो। FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ILO जो ऑप्शन था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सभी USA की एजेंसीज हो जाएगी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है। फिर बात करें यूनेस्को है, यूनिडो है, UPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा, WBG ये भी वर्ल्ड बैंक है, WHO है, विपो हो जाएगा, WMO है, UNWTO हो जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो आपकी एक ऑप्शन में था WFP, ये सभी यूनाइटेड नेशंस के हैं। और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बहुत बार पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र की। तो एक तो आपके जनरल असेंबली है, सेक्रेटेरिएट हो जाएगा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद, ये 6 ऑर्गन है। एप्पल कंपनी है, उनके संस्थापक कौन नहीं है? 3 संस्थापक तो ये हैं। एक ऑप्शन में आपकी मार्क जुकरबर्ग था जो कि फेसबुक के हैं, एप्पल के नहीं है, जो करेक्ट हो जाएगा। 3 ये ऑप्शन थे आपके। स्थापना हुई है 1976 में। अगला सवाल 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो अंटार्कटिका में 2012 में स्थापित जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है भारत का, उसका नाम है भारती। 18 मार्च 2012 को स्थापित हुआ था, जो कि भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है। तो आप कहेंगे प्रथम और दूसरा कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस सेंटर था का मतलब 1984 से 1990 तक कार्य किया था इन्होंने। जो 1984 में स्थापित हुआ था दक्षिण गंगोत्री, 1990 तक कार्यरत है। और फिर यहाँ पर दूसरा कौन सा था? सेकेंड जो परमानेंट रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में, उसका नाम है मैत्री, 1989 में स्थापित हुआ था। तो मैत्री हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री है, भारती है, ये अंटार्कटिका में है। आर्कटिक बात करूँ तो आर्कटिक अलग है, अंटार्कटिक अलग है। तो आर्कटिक में है हिमाद्री, जो कि 2008 में ये नॉर्वे में स्थापित हुआ था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, कौन कार्यान्वित करता है? तो ये जो आयोजित किया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, ये केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित होता है प्रतिवर्ष। यहाँ पर 2021 में जैसे कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक आयोजित हुआ है। 2021 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की विषय है वो है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इसका विषय हो जाएगा। और 2016 से सबसे पहले प्रथम बार 2016 में ये आयोजित किया गया था। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है कंप्यूटर का? तो स्कैनर है, ये इनपुट है, आउटपुट नहीं है। प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? जहाँ पर एक ऑप्शन कृष्णदेव राय था, तो करेक्ट हो जाएंगे। कृष्णदेव राय की बात करूँ तो ये विजयनगर साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया था। ये तुल्लव वंश से संबंधित थे। 1509 से 1529 तक किया था, यानी 16वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। तुल्लव वंश के अन्य शासक भी ये 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, जैसे कि देख सकते हो ये। तो ये वीरा नरसिम्हा राय हो जाएंगे, अच्युता देवा राय हैं, ये सभी तुल्लव वंश के
किसके शासक हैं। अगला सवाल देखिएगा, देसी प्रेस अधिनियम इंग्लिश में बोले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वायसराय लिट्टन के द्वारा 1878 में पास किया गया था। और इस एक्ट के द्वारा जो प्रेस एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लिट्टन ने इसे पास किया था, जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली जो सभी समाचार पत्र है उस पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्रों पर यहाँ पर नियंत्रण नहीं था, जितने भी भारतीय देशी भाषाओं में प्रकाशित होता था समाचार पत्र उस पर नियंत्रण लगा दिया गया था। एक यहाँ पर सवाल दिया गया था, 4 त्रासदी थी, उनमें से संबंधित शहर और कंपनी दे रखी थी, एक गलत सम्मिलित था, जहां पर भोपाल गैस त्रासदी स्टूडेंट बता रहे हैं गलत सम्मिलित था। तो ये कौन से 4 ऑप्शन थे, कौन सी 4 त्रासदी थी, आप कमेंट करके बताना। बाकी मैं भोपाल गैस त्रासदी की बात करूं तो ये कंपनी एग्जाम में पूछा हुआ है, यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथिल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुई थी। तो मेथिल आइसोसाइनेट जो MIC गैस है वो लीक होने के कारण ये त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी है। और ये हुई है 2 और 3 दिसंबर 1984 को। इसलिए जो 2 दिसंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसी डेट के कारण ये। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर UN विमेन। तो इस सवाल में लैंग्वेज अलग थी, क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज थी, स्टूडेंट यहाँ पर बता रहे हैं कि लैंग्वेज में ट्रांसजेंडर भी दिया गया था, आप बता सकते हो। बाकी डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर UN विमेन की बात करूं तो भारतीय मूल की अनीता भाटिया को महिला उप कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसके, UN विमेन की महिला उप कार्यकारी निदेशक हैं अनीता भाटिया, जो ऑप्शन में दिया गया था। और ये जो एजेंसी है UN विमेन, ये वैश्विक तौर पर महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं ऐसे भारत के, जो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित है। वैसे भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से 12 यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 12 कौन से सम्मिलित हैं। जैसे कि लेटेस्ट जो 12वां कौन सा है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नवंबर 2020 में सम्मिलित हुआ था। इससे पहले 11वां हुआ था, वो था आपके कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में सम्मिलित है, आप देख सकते हो। सबसे पहले देखिएगा नीलगिरी 2000 में हुआ था, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में हो जाएगा। फिर आपकी सुंदरबन है, नंदा देवी है, नौकरेक है, पंचामणि है, सिमलीपाल है और अस्कमार अमरकंटक है, यानी अचनकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्यमलाई है, कंचनजंगा और पन्ना। ये टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत के, जो कि यूनेस्को के MAB लिस्ट में सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कौन सा ओबेचर है, ओबेचर का आपको पूछा है। एम्फीबियन कौन सा है, जहाँ पर टोड मेढक ऑप्शन में दिया गया था, करेक्ट हो जाएगा। टोड भी अलग, जैसे कि बुफो है, राना ट्रिगाना जो भारतीय मेंढक है, इसका एग्जाम में पूछा हुआ साइंटिफिक नेम राना ट्रिगाना। हाइला वृक्ष मेंढक है और शैला मेंढर है, ये सभी ओबेचर हो जाएंगे, मतलब जल और थल दोनों में रह सकते हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक ऐसा सवाल है जो स्टूडेंट ने बताया था, इससे पहले भी NTPC में आया हुआ, आप कमेंट करके बताना क्या ये सवाल था या फिर नहीं था, क्योंकि 40 सवाल तो हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ये कथन है डैग हैमरशोल्ड का, इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है। एक वेन डायग्राम से था लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर के ही 2 प्रकार हैं, यानी ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा, इसके अंतर्गत लैपटॉप अलग है और डेस्कटॉप अलग है। तो इस प्रकार वेन डायग्राम बन सकता था। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ, जो मॉर्निंग में आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना।